नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे होगा राष्ट्र के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। अरुणाचल में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की रखेंगे नींव। वहीं त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव की सभा में टूटी भाषा की मर्यादा। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा, अमर्यादित टिप्पणी लोकतंत्र का घोर अपमान। मामले में भाजपा दर्ज की शिकायत। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के अंतिम दर्शन के लिए गुवाहाटी में प्रशंसकों का उमड़ा जनसैलाब। जुबिन को श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। राज्य सरकार ने की 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। भाजपा ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई की लगातार हो रही चुनावी हार पर कसा तंज। हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के शानदार प्रदर्शन पर दी बधाई। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ईटानगर में 5100 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 3700 करोड़ की लागत से सियोम उप बेसिन में स्थित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 240 मेगावाट का हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तवांग में 9820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखेंगे। 1500 से अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाला यह सेंटर राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली 1290 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर का दौरा करेंगे और 51 शक्तिपीठों में से एक माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। यहां प्रधानमंत्री माता की पूजा अर्चना भी करेंगे। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आए हैं। इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व के उस अनोखे पहलू की, जिसमें बच्चों से उनका प्यार, लगाव और भावनात्मक जुड़ाव सहज ही समय समय पर दिखता रहता है। बच्चों से विशेष लगाव की वजह से ही उन्होंने लगातार बच्चों के लिए अलग अलग नीतियां और योजनाएं बनाकर इनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी। मैंने आपका फोटो देखा था। क्या क्या देखा था टीवी में? बच्चों की कुछ नटखटी अटपटी सी बातों में मगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे साथ हाथ बनाएंगे। अच्छा। मैं एक बच्चे को नहीं संभाल सकती,
आप इतने बड़े दुनिया का संभाल लेते हो। नहीं, आप लोग संभालते हैं। और अपनी खुशी को बयां करते ये बच्चे। देख लो मेरा नाम यहाँ पे है। सबसे ऊपर तुम्हारा होना चाहिए। निर्मल मन, उमंग से भरे बच्चों के बीच जब कभी भी प्रधानमंत्री को समय बिताने का अवसर मिलता है तो वो और भी सहज हो जाते हैं। कहाँ बैठाओगे? बच्चों को सही दिशा देने, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने और जीवन के बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री खुद तत्पर रहते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बच्चों के साथ आत्मीयता के साथ घंटों चर्चा कर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ अपने इस लगाव को नीतियों और योजनाओं के जरिए पुख्ता बनाया है। मातृ शिशु को सुरक्षित रखने के लिए अब पोषण अभियान से लेकर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया गया है। बच्चों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष का कवच तैयार है। स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हुए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। खेल के मैदान से लेकर विज्ञान की खोज तक, बिजनेस और स्टार्टअप से लेकर नौकरी रोजगार तक कदम कदम पर मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बच्चों के साथ हैं। ये बच्चे ही तो कर्णधार होंगे भारतीय विरासत के। इनकी ही ऊर्जा तो गति देगी देश के विकास को। इनका सामर्थ्य ही तो सिद्धि देगा विकसित भारत के संकल्प को। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हर तरफ चुनावी रैलियां हो रही हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से विवादों में फंस गए हैं। तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिर से अमर्यादित टिप्पणी की गई है। इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव के मंच से उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का घोर अपमान है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है। और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की हवा अब निकलने लगी है। ताजा मामला इस मुद्दे पर उनके सलाहकार रहे योगेंद्र यादव का है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगेंद्र यादव की एक वीडियो डालकर लिखा, सच सामने आ गया है। अमित मालवीय ने जो वीडियो साझा किया है उसमें योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट जाइए, शपथ पत्र दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो के जरिए भाजपा नेता अमित मालवीय ने वोट चोरी के आरोप पर सियासत कर रहे राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी के सलाहकार योगेंद्र यादव ने एक बार फिर सच कह दिया है। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि वोट चोरी का पूरा अभियान बिना किसी सबूत के है। अमित मालवीय लिखते हैं कि इसका मकसद सिर्फ शक पैदा करना, प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करना और राहुल गांधी को अच्छा दिखाना है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग की ओर से नेता प्रतिपक्ष से बार बार इस मुद्दे पर शपथ पत्र मांगा गया है, जिसे अब तक कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से नहीं दिया गया है। इस मुद्दे को भी अमित मालवीय ने एक बार फिर उठाया।
वो पोस्ट में लिखते हैं कि इसलिए हैरानी नहीं कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने, चुनाव आयोग में कोई शिकायत दर्ज करने या कोर्ट जाने से मना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वोट चोरी के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा कि व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा पर जेन ज़ी जो उनके झूठ को निगलने से इनकार करते हैं, अब समय आ गया है कि वैचारिक लड़ाई को तेज किया जाए और ऐसी धोखेबाजी वाली राजनीति को हमारे राष्ट्रीय विमर्श से बाहर कर दिया जाए। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के अंतिम दर्शन के लिए गुवाहाटी में प्रशंसकों का जनसैलाब उमड़ रहा है। जुबिन को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी अपने पसंदीदा गायक के अंतिम दर्शन के लिए गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, जहां इनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। इससे पहले शनिवार की आधी रात को उनका पार्थिव शरीर सिंगापुर से दिल्ली लाया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जुबिन के प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी। उनके अपने चहेते गायक के अंतिम दर्शन के लिए लोग बेताब नजर आए। राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और पूरे प्रदेश में जुबिन को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में शानदार प्रदर्शन कर 4 में से अध्यक्ष सहित 3 पदों पर जीत दर्ज करने के बाद अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने दूसरे छात्र संगठनों का सूपड़ा साफ कर दिया है। इस जीत पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि कोई कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टिश्यू पेपर का एक डिब्बा भेज दे जो जेनजी क्रांति का भ्रम पाल रहे हैं, जबकि एनएसयूआई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगातार चुनाव हार रही है। पिछले साल ही एबीवीपी ने पटना विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय और उत्तराखंड के कई विश्वविद्यालयों में और अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी अपनी पकड़ बना ली है। जाहिर है युवा वर्ग के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी पैठ लगातार गहरी करती जा रही है, जबकि कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई अपनी जमीन खोती जा रही है। भाजपा नेता बंदी संजय कुमार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक जीत पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय की जेन ज़ी एबीवीपी के साथ है। ये क्लीन स्वीप हैदराबाद विश्वविद्यालय में जनरेशन जी द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा में रखे गए विश्वास को दर्शाता है। पंजाब से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय तक हर जीत के साथ हर कैंपस में भगवा लहर गति को जनादेश में बदल रही है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले।
ले आ गया ना किड बैग। आरबीआई कहता है, पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार और अब बात जीएसटी सुधारों की। मोदी सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। नए जीएसटी के तहत स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारों पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा, जिसमें दोपहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान दिल्ली स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव राजेश अरोड़ा ने कहा कि जीएसटी सुधारों की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे छोटे व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। राजेश अरोड़ा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए इस सुधार से न केवल पारदर्शी और जवाबदेही कारोबारी माहौल बना है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी इससे काफी लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आर्थिक सुधारों को लेकर खासा उल्लेखनीय कार्य कर रही है और जीएसटी रिफॉर्म भी इस ओर एक बड़ा कदम माना जा सकता है, जहां सरकार ने हर सेक्टर में खासे बदलाव किए हैं। और अगर बात करें ऑटोमोबाइल्स और स्कूटर सेक्टर्स में, किस तरह से देख रहे हैं सरकार के इस कदम को जो जीएसटी रिफॉर्म किया, और खासकर अगर बात करें स्कूटर और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की, तो उसमें क्या परिवर्तन देख रहे हैं? ये जो एक सुधार कहना चाहिए, ये जो एक चेंज आया है, ये अपने आप में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज कहा जाएगा, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जीएसटी को इस लेवल तक नीचे लाना, और ये हम लोगों की बहुत सालों से डिमांड भी थी, लेकिन हमें सरकार इस तरीके से ये तोहफा देगी, ये हमें भी अभी मालूम नहीं था, लेकिन अब ये तोहफा मिला है तो हम इसको बिल्कुल कबूल करते हैं और सब लोग इसका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं सरकार का कि इतना बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। किस तरह का पहले जीएसटी स्लैब था और अब सरकार ने किस तरह का स्लैब बनाया, और क्या मोटे तौर पे अंतर देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे ट्रेड का स्लैब था वो 28% जीएसटी था। अब 28% जीएसटी, अब उसको 18% सरकार ने कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का समाचार है। जो सबसे बड़ी बात इससे जो अंतर आने वाला है हमारे ट्रेड में, जो हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम लोग बहुत खुश हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे ट्रेडर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या पहले के स्लैब में जो था वो और अब के स्लैब में उन छोटे प्रोडक्ट्स पे कितना अंतर आ रहा है, और जो व्यापारी और उसके बाद जो खासकर कंज्यूमर है, इसमें को कितना बड़ा फायदा होते हुए देख रहे हैं? देखिए, 28% और 18%, अगर बिजनेस के नज़रिए से मैं देखूँ ना, 10% का अंतर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा अंतर है ये। और जब ये कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर की पावर बढ़ेगी खरीदने की सामान को, और सामान ज़्यादा खरीदेगा तो हम लोगों का व्यापार बढ़ेगा, और हम लोगों का अगर व्यापार बढ़ेगा तो हम लोगों के पास, मैं ये मानता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, हमें और कर्मचारियों की जरूरत बढ़ेगी, हम लोगों का काम बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, तो लोगों को काम करने के लिए व्यक्ति भी चाहिए होंगे, तो देश में ये भी एक अंतर आएगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। अगर बात करें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, तो ये कदम भी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो भारत सरकार का जो हमने एक नज़रिया देखा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार ने काम किया है, तो वो यही तो है कि मेक इन इंडिया, अपने देश को बढ़ावा देना, अपने देश की वस्तुओं को आगे बढ़ाना। मेरा तो ये मानना भी है, इससे जब कोई एक व्यापारी में बूस्टर लगता है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ती है, जब वो बड़ी होती है तो वो इंडिया से बाहर भी निकलेंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा देश का। ऑटोमोबाइल सेक्टर और स्कूटर सेक्टर में ये बड़ा रिफॉर्म माना जा सकता है, जहां 28% के जीएसटी स्लैब को घटाकर 18% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश आत्मनिर्भर भारत की ओर भी अग्रसर होगा। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। सेवा पखवाड़ा के तहत लखनऊ में नमो मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नमो मैराथन कालिदास मार्ग से शुरू होकर 1090 चौराहे पर खत्म हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है और इसी के तहत आज उत्तर प्रदेश के 16 महानगरों में नमो मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना
और उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि अगर महिलाएं स्वस्थ होंगी तो युवा भी स्वस्थ होंगे। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे किसी नकारात्मक विघटनकारी दुष्प्रवृत्ति की चपेट में आने से बचाना होगा। प्रधानमंत्री जी की इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा। इस मौके पर जीएसटी रिफॉर्म को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को भारी राहत मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि जीएसटी में दी गई छूट से गरीबों को महंगाई से राहत मिलेगी और लोग अब आसानी से अधिक खरीदारी कर सकेंगे। मंत्री जी ने दीपावली के उपहार के रूप में हर प्रदेशवासी को, हर देशवासी को जीएसटी रिफॉर्म की भी गिफ्ट दी है। जीएसटी छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री जो भी है टैक्स फ्री कर दिया है। टैक्स फ्री होने का मतलब अगर आपकी कोई शिक्षण सामग्री 100 रुपए की थी, अब वह 90 या 95 रुपए तक ही मिलेगी, क्योंकि इतने रुपए की छूट एक युवा के लिए प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। घर में खाने की वस्तुओं में भारी छूट देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। अमेरिका ने H-1B वीजा एप्लीकेशन फीस करीब 88 लाख रुपए करने की घोषणा पर कई स्पष्टीकरण दिए हैं। अमेरिका ने कहा कि नई फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी। ये पुराने वीजा होल्डर्स रिन्यू करने या 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वालों के लिए नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, H-1B वीजा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, जैसा कि वो सामान्य रूप से करते आए हैं। पुराने वीजा होल्डर्स और रिन्यूअल के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह सिर्फ नए वीजा पर लागू होगा। कैरोलिन ने बताया कि ये कोई सालाना फीस नहीं है, ये वन टाइम फीस है जो सिर्फ एप्लीकेशन के समय लागू होगी। पुराने वीजा होल्डर्स को जल्दबाजी में अमेरिका से भारत जाने या वहां से वापस लौटने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस 88,000 रुपए से बढ़ाकर लगभग 88 लाख रुपए करने के आदेश दिए थे। इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी टेक कंपनियों ने अपनी विदेशी कर्मचारियों से रविवार तक अमेरिका वापस लौटने को कहा था। भारत ने कहा है कि वो H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख का शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले के प्रभावों की जांच कर रहा है, लेकिन इस कदम के मानवीय परिणाम भी हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्ष इससे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के उद्योग की नवाचार और सृजनता में रुचि है और उनसे आगे के समुचित मार्ग पर विचार विमर्श करने की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को आशा है कि अमेरिकी अधिकारी इन बाधाओं का उचित समाधान निकालेंगे। जायसवाल ने कहा कि कुशल प्रतिभाओं ने अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और धन सृजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस बीच भारत सरकार ने अपने सभी मिशनों को सलाह दी है कि वो अगले 24 घंटों में अमेरिका लौटने वाले भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद करें। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सहायता के इच्छुक भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकालीन सहायता नंबर जारी किया। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारतीय नागरिक मोबाइल नंबर +1 202 550 9931 पर कॉल और
व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूतावास ने इस बात पर जोर दिया कि इस नंबर का इस्तेमाल केवल तत्काल आपातकालीन सहायता के इच्छुक भारतीय नागरिकों को ही करना चाहिए। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 के दूसरे मैच में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम अपने ग्रुप में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सुपर 4 में पहुंची है। वहीं पाकिस्तान को ग्रुप चरण में 3 मैचों में से 2 में जीत और 1 में हार झेलनी पड़ी है। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को भारत के हाथों पराजय मिली थी। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण 21 सितंबर को रात 11 बजे शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह 3:24 तक रहेगा। यानी ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 23 मिनट की रहेगी। आज लगने वाला ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य का केवल एक हिस्सा ढक देगा और कुछ जगहों पर आसमान में अर्धचंद्राकार सूर्य दिखाई देगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, पश्चिमी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस खगोलीय घटना को वैज्ञानिक और ज्योतिष दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बता रहे हैं। और समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन NTG न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।